साथियों, तो आज मैं साहिबा विक आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर अपना एक और थ्योरी क्लास। और आज की जो थ्योरी क्लास है उसका थीम रहेगा पोस्ट चौसेरियन पीरियड। हमने पहले काफ़ी सारे पीरियड्स कवर कर लिए हैं, जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, चौसर पीरियड। अब हम आ गए हैं पोस्ट चौसेरियन पीरियड पे। तो चलते हैं अपनी थ्योरी क्लास की तरफ। Post Chaucerian age, that is from 1400 to 1500. This period begins in 1400 after the death of Chaucer. So जब चौसर का टाइम पीरियड था 1340 से लेके 1400 तक, और जब 1400 में उनकी डेथ हो जाती है तो यहीं से शुरुआत हो जाती है पोस्ट चौसेरियन पीरियड की। और ये पीरियड कुछ खास नहीं माना जाता, क्योंकि इस पीरियड को बैरन पीरियड कहा जाता है। बैरन पीरियड मतलब इस जैसे बैरन लैंड होती है ना, बंजर ज़मीन, वैसे ही बैरन पीरियड भी होता है, जिसमें कुछ खास, जैसे धरती में जब उग नहीं पाता तो उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बैरन लैंड। एंड व्हेन कोई खास काम उभर के नहीं आया इस एज में, कोई खास पोएट उभर के नहीं आया, ऑथर नहीं आया, तो इस एज को भी कह दिया गया बैरन एज। सो दिस पीरियड बिगिंस इन 1400 आफ्टर द डेथ ऑफ जेफरी चौसर एंड एंड्स इन 1500, और ख़त्म हो जाता है ये पीरियड 1500 पे। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द बैरन एज, और इस एज को बैरन एज कहते हैं, और अनइमेजिनेटिव एज और इमिटेटिव एज। इस पीरियड को अनइमेजिनेटिव और इमिटेटिव क्यों कहते हैं? सबसे पहले क्योंकि इस पीरियड में जो भी ऑथर्स आए, वो ऑथर्स अपनी खुद की इमेजिनेशन से कुछ नहीं लिखना चाह रहे थे। दे वर जस्ट इमिटेटिंग चौसर। वो सिर्फ चौसर को इमिटेट कर रहे थे और इमिटेशन से ही अपनी राइटिंग्स लिख रहे थे। So, period of English literature because of no original genius like Chaucer, क्योंकि कोई भी ओरिजिनल वर्क करने वाला जीनियस नहीं उभर के आ रहा था चौसर की तरह। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो सामने आए पोस्ट चौसेरियन पीरियड में, वो थे वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस हुआ इस टाइम पीरियड में। एंड वॉर ऑफ रोजेस क्या था? वॉर ऑफ रोजेस वाज अ सीरीज ऑफ, ये एक सीरीज थी, अ सीरीज ऑफ सिविल वॉर्स बिटवीन, किस किस के बीच में हुआ था ये? हाउस ऑफ लंकास्टर एंड यॉर्क। इन दोनों के बीच में ये सिविल वॉर्स चलते रहे, इसलिए इन सारे वॉर्स को मिला के नाम दे दिया गया वॉर्स ऑफ रोजेस। उसके बाद हमारे सामने आता है फॉल ऑफ, एक इवेंट आता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी फॉल हुआ था किसका? कॉन्स्टेंटिनोपल का। कब हुआ था? 1453 में। देन इवेंट है बिगनिंग ऑफ रिनेसा इन इंग्लैंड। सो बिगनिंग हुई थी रिनेसा की इंग्लैंड के अंदर विद द राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। रिनेसा आया था और उसी समय राइज हुआ था ट्यूडर डायनेस्टी का। और रिनेसा के आने का मतलब था कि देयर वॉज अ रोजिंग इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा था किसमें? इन द classical literature. So there was a revival of classical literature. revival हो रहा था किसका? classical literature का। and there was an interest in art and literature. एक art और literature में भी लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा था। so invention of printing press भी हुआ था इसमें, किसमें? 1476 में बाय कैक्सटन, इन 1476 बाय कैक्सटन।
तो इवेंट्स को अगर हम प्रॉपर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले फॉल हुआ किसका, कॉन्स्टेंटिनोपल का 1453 के अंदर। मैं अलग पेन ले लेती हूँ। 1453 के अंदर सबसे पहले हुआ फॉल, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि इन सब इवेंट्स को सीरीज में अरेंज करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले हुआ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, देन वॉर ऑफ रोजेस, देन हुआ वॉर ऑफ रोजेस इन 1455। 1455 में वॉर ऑफ रोजेस हुआ एंड ये एंड हुआ 1485 में। जहां ये वॉर ऑफ रोजेस खत्म हुआ 1485 में, वहीं से शुरुआत हुई रिनेसा की, बिगनिंग ऑफ रिनेसा इन इंग्लैंड इन 1485। ठीक है, और ट्यूडर डायनेस्टी का राइज भी यहीं से हुआ, राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। सो देन एट लास्ट इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जब ये वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था उसी समय राइज हुआ प्रिंटिंग प्रेस का 1476 में, और इस प्रेस के राइज होने से रिनेसा और तेजी से फैला। कैसे? क्योंकि प्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक बहुत तेजी से फैली कि किस तरह रिवाइवल हो रहा है आर्ट का और लिटरेचर का। और रेन की अगर बात करें कि उस समय राज्य किस किस का चल रहा था, तो इट वॉज द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ। ये तीनों हेनरी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इस पीरियड में आए। देन एडवर्ड फोर्थ आया एंड एडवर्ड फिफ्थ भी थे। देन रिचर्ड थर्ड एंड एट लास्ट जो इम्पोर्टेंट है ट्यूडर किंग हेनरी सेवन्थ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के साथ ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत होती है, राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। चलते हैं इस वक्त के रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस की तरफ। सो करप्शन इन द चर्चेस, करप्शन थी इस समय चर्चेस में। क्यों? क्योंकि जो चर्चेस थे उनको, उनमें जो पॉप्स वगैरह थे इस समय भी वो करप्ट थे एंड दे वर रिलीजिंग द पीपल, वो रिलीज कर रहे थे लोगों को बाय टेकिंग द ब्राइब्स एंड ऑल। लोलार्डी रिफॉर्म मूवमेंट, लोलार्डी रिफॉर्म, लोलार्ड्स कौन थे? वाइक्लिफ के शिष्य थे। वाइक्लिफ के शिष्यों को लोलार्ड्स कहते हैं। तो जो लोलार्ड्स थे वो क्या कर रहे थे? रिफॉर्म मूवमेंट्स चला रहे थे। रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे चला रहे थे? दे वर स्पीकिंग और दे वर चैलेंजिंग अगेंस्ट द कैथोलिक चर्चेस। जो लोलार्ड्स थे वो कैथोलिक चर्चेस को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए लोलार्डी रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी। डिक्लाइन इन फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, जमींदारी सिस्टम का डिक्लाइन हो रहा था। फ्यूडलिज्म में क्या था? जो पावर थी वो सारी लैंडलॉर्ड्स के पास थी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वाज हैपनिंग, द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स वाज डिक्रीजिंग। डिक्लाइन था किसमें? पावर में, किसकी? लैंडलॉर्ड्स की। एंड पीजेंट्स जो थे दे वर गेनिंग पावर, दे वर गेनिंग, मतलब वो जो पीजेंट्स थे वो पावर गेन कर रहे थे किसकी? बार्गेनिंग की। अब उनको बार्गेनिंग मतलब आ गई थी करनी पीजेंट्स को। सो पीजेंट्स स्टार्टेड बार्गेनिंग। राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास का राइज होता है। नहीं, जैसे मर्चेंट्स वगैरह, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इनका कहीं ना कहीं राइज होता हुआ दिखता है इस दौरान। एजुकेशन एक्सपेंडेड, एजुकेशन एक्सपैंड हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो रिनेसा था, रिनेसा के आने के बाद रिवाइवल हो गया किसका? रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ था।
एंड आर्ट। और इसी के साथ जब कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस कर दी तो ये जो रिवाइवल है लर्निंग और आर्ट का ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गया। देयरफॉर एजुकेशन वॉज एक्सपेंडेड। तो एक और कारण है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस के कारण भी एजुकेशन स्प्रेड हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस। कॉमन लाइफ वॉज अनसेटल्ड बट न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो कॉमन लाइफ थी वो अनसेटल्ड थी पर लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू ट्रेड। नया ट्रेड जो आ रहा था उभर के, उसके कारण लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लैंग्वेज कौन सी उस समय यूज हो रही थी? स्टैंडर्ड इंग्लिश स्प्रेड फर्दर बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। जो स्टैंडर्ड इंग्लिश थी अब वो फॉलो हो रही थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में कॉमन फॉक्स की भाषा यूज हो रही थी और वो थी इंग्लिश। कॉमनली लोगों को, कॉमन फॉक्स को कौन सी भाषा समझ आती है? इंग्लिश। सो प्रिंटिंग प्रेस में इंग्लिश का धड़ाकेदार यूज हो रहा था। देयरफॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज कंसीडर्ड एज द मेन लैंग्वेज। स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज अब यूज होने लगी। Now we talk about the literature of this period. अब हम इस पीरियड की लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। So लिटरेचर कैसी थी इस पीरियड में? इमिटेशन मोर देन इनोवेशन। कोई इनोवेशन नहीं था। इनोवेशन होता है ना, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, इनोवेट करना, अपने न्यू आइडियाज़ इनोवेट करना, वो कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। कोई नया वर्क सामने नहीं आ रहा था। जस्ट कॉपी कॉपी कॉपी। मोस्ट ऑथर्स लैक्ड इंडिविजुअलिटी। अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुके थे ऑथर्स उस टाइम में, क्योंकि अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अपना इंडिविजुअल वर्क कोई भी लेके नहीं आ रहा था। फ्रेंच एंड लैटिन डोमिनेटेड द लैंग्वेजेस बट इंग्लिश वॉज गेनिंग ग्राउंड। वही बात है जो चौसर पीरियड के एंड में हो रही थी कि इंग्लिश अपना ग्राउंड गेन करने लग गई थी। बिल्कुल सही है। प्रेस के आने से इंग्लिश जो है और तेजी से स्प्रेड होने लगी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हो रहा था। इटालियन एंड रिनेसा इन्फ्लुएंस वॉज क्लियरली विजिबल। बट अभी भी पोस्ट चौसेरियन पीरियड में भी इटालियन लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा था क्योंकि चौसर ने कहीं ना कहीं इटली से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे इटालियन चीज़ों को मतलब लिखा था और इंट्रोड्यूस किया था उस समय। सो अभी भी थोड़ा बहुत इटालियन इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा था। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड रियल लाइफ। जो लिटरेचर थी उसमें रियल लाइफ रिफ्लेक्ट होती थी। ह्यूमर था, पैथोस था। सो रियल लाइफ कैसे रिफ्लेक्ट होती थी? क्योंकि जो पीजेंट्स रिवॉल्ट उस समय रियल में चला तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। वॉर ऑफ रोजेस के कहीं ना कहीं बातें थी वर्क्स के अंदर। तो इसलिए जो रियल लाइफ की घटनाएं हैं, रीनेसा की बातें थी, रीनेसा के राइटिंग्स थी उसके अंदर। सो लिटरेचर रिफ्लेक्टेड रियल लाइफ। जो रियल लाइफ के इवेंट्स चल रहे थे जैसे पीजेंट्स रिवॉल्ट, वॉर ऑफ रोजेस एंड फ्यूडलिज्म, इन सब पे बातें लिखी जा रही थी। डेवलपमेंट ऑफ राइम रॉयल स्टेंजास एंड हीरोइक कपलेट। तो अभी भी राइम रॉयल स्टेंजा का ही यूज हो रहा था और हीरोइक कपलेट का ही यूज हो रहा था ज़्यादा। What were the themes जिन पे लिखा जा रहा था? वो थीम्स क्या थी पोस्ट चौसेरियन पीरियड की? बेटा रिलीजियस थीम्स थी कि जो बाइबल थी उसको कंसीडर किया जा रहा था। The Bible was considered as the main source of religious authority. बाइबल को मेन सोर्स कंसीडर किया जा रहा था। मेन सोर्स किसका? ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी। और यही मान के बाइबल को स्प्रेड किया जा रहा था। रिलीजियस अथॉरिटी माना जा रहा था इसको और स्प्रेड किया जा रहा था। एंड सोशल इश्यूज पे लिखा जा रहा था। सोशल इश्यूज क्या थे? ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे कि सोशल इश्यूज थे। ट्रेड उस समय उभर के आ रहा था और पीजेंट्स रिवॉल्ट था
और सोशल इश्यूज थे, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारे जो सोशल इश्यूज थे इन सब पे भी लिखा जा रहा था। शिवेल्ड्री यानी बहादुरी, एडवेंचर, लव, कोर्टली रोमांस एंड एलिगरी, मोरालिटी। एलिगरी यानी प्रतीकात्मक जो करेक्टर्स हैं उन पे भी लिखा जा रहा था। जॉनरास क्या थे? जॉनरास थे 3, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। पोएट्री कैसी लिखी जा रही थी? नरेटिव फॉर्म में, यानी कि बड़ी बड़ी पोएट्री, जैसे एपिक्स हो गए, फुल बड़े बड़े, तो उस फॉर्म में। एंड एलिगोरिकल पोएम्स लिखी जा रही थी। एलिगोरिकल पोएम्स होती हैं कि जैसे आप क्या कहते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के द्वारा, मतलब मेन व्यक्ति जो है वो, उसका नाम नहीं आ रहा और वो किसी और के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ड्रीम विजन, सपने में जो लिखी जाती है, सपना आता है उसमें ड्रीम विजन्स होते हैं। बैलेड्स यानी लोक गीत, जो इकट्ठे लोकगीत गाए जाते हैं जो कोई कहानी, कोई इवेंट को दर्शाते हैं। प्रोज, एसेस कैसे लिखे जा रहे थे? रिलीजियस एसेस, क्योंकि बाइबल को स्प्रेड करना यही मेन एम था उस समय, और बाइबल पे ही लोग लिख रहे थे रिलीजियस एसेस, प्रोज। ड्रामा, ड्रामा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार कि कौन कौन से जो ड्रामाज हैं वो इस समय हाईलाइटेड थे। सो ड्रामा थे, मैंने आपको चौसर की एज में बताया था, 3M, मोरालिटी, मिरिकल एंड मिस्ट्री। 3M थे, मोरालिटी, मिरिकल, मिस्ट्री, और इसमें चौथा जो इंक्लूड हो गया था प्लस इंटरल्यूड्स। ये इंटरल्यूड्स नया इंट्रोड्यूस हुआ था इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इंटरल्यूड्स क्या थे? एक प्ले के अंदर छोटा दूसरा प्ले, उसको कहते हैं इंटरल्यूड्स। फिगर्स और मेन वर्क्स इस दौरान कौन कौन से थे? सो मेन की फिगर्स इस दौरान जो फेमस लोग थे वो कौन कौन से थे? जॉन लिडगेट, जिन्होंने, जो एक मॉक यानी एक साधु थे और एक फॉलोअर भी थे किसके? जेफरी चौसर के। इनका वर्क कौन सा था उस समय? द फॉल ऑफ प्रिंसेस एंड ट्रॉय बुक। दूसरे थे थॉमस हॉकलीव, जो कि चौसर के शिष्य थे, स्टूडेंट थे चौसर के, एंड ही रोट द वर्क द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस विच वॉज अ डायडेक्टिक पोएम। एड्रेस, जो पोएम थी किसको एड्रेस की गई थी? किंग प्रिंस हेनरी एंड लेटर हेनरी फिफ्थ को। अब बेटा ये दोनों तो थे उस समय और इन्होंने वर्क भी लिखे, एक तो फॉल ऑफ प्रिंसेस लिखा, एक ने द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस लिखा। बट मेलोरी एंड किंग जेम्स फर्स्ट इस टाइम की बहुत एमिनेंट फिगर्स थी और पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन इन दोनों फिगर से ही आता है। थॉमस मेलोरी का फेमस वर्क था मॉर्टेड डी अर्थर, जो कि एक ऐसे था किस पे? रोमांचक कथा थी, किसकी? किंग अर्थर की। रोमांचक कथा थी किंग अर्थर और उनके नाइट्स की, यानी कि उनके सोल्जर्स की। एंड मॉर्टेड डी अर्थर का मीनिंग है डेथ ऑफ किंग अर्थर। देन वी टॉक अबाउट किंग्स जेम्स फर्स्ट। हाँ, ये वही किंग्स जेम्स फर्स्ट है जिनके नाम पे रॉयल स्टेंजा लिखा गया है, क्योंकि जब इन्होंने किंग्स जेम्स फर्स्ट ने चौसेरियन स्टेंजा को यूज किया तो उसका नाम पड़ गया था रॉयल स्टेंजा। ये वही किंग जेम्स फर्स्ट है। द किंग इज स्क्वायर, स्कॉटिश चौसेरियन, ये एक स्कॉटिश चौसेरियन थे और इनका वर्क था किंग इज स्क्वायर। फोर्थ एमिनेंट फिगर वॉज विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन, हाँ, ये वही पर्सन है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया और चौसर से लेकर थॉमस मेलोरी और कई अदर ऐसे ऑथर्स थे जिनके एमिनेंट वर्क्स को पब्लिश किया और लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद फिफ्थ पर्सनैलिटी वर बैलेड राइटर्स, जो फोक पोइट्री लिखते थे। उनमें फेमस थे रॉबिन हुड बैलेड्स। रॉबिन हुड के बैलेड्स थे वो काफ़ी फेमस हुए थे। एंड दीज अबव राइटर्स आर सीन एज द पार्ट ऑफ द ट्रांजिशनल प्रोज फ्रॉम मेडिवियल टू रिनेसा। तो ये सारे जो ऊपर के राइटर्स हमने डिस्कस किए पांचों, ये सब
ने विटनेस किया ट्रांजिशनल पीरियड को। कैसे ट्रांजिशनल पीरियड, कैसे जो टाइम है चेंज हुआ मेडिवियल पीरियड से लेकर रिनेसा में। सो कैसे रीबर्थ हुआ नॉलेज का और आर्ट का, इन सब राइटर्स ने ये एक्सपीरियंस किया। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन बाय द रिकेट्स इन हिज बुक। सो इस एज को, क्योंकि चौसर की एज के साथ ही ये एज आ जाती है, और चौसर की इसको भी एज को कहा जाता है एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन, क्योंकि इस समय भी काफ़ी राजाओं का, जैसे मैंने आपको शुरू में बेटा बताया था कि इस समय काफ़ी सारे जो किंग्स थे, जैसे हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एडवर्ड किंग फोर्थ, फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड एंड ट्यूडर किंग सेवंथ, इन सब का राज रहा। तो इसलिए इस टाइम को क्या कहा जाता है, अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन, क्योंकि इतने राजाओं की रेन, सत्ता रहेगी, बार बार चेंज होगी, तो उस एज को अनरेस्ट का पीरियड कहा जाएगा। बाय रिकेट्स इन हिज बुक, कौन सी बुक में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मिडल एज वॉज अ टाइम मच पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इंडस्ट्रियल डिसकंटेंटमेंट इन इंग्लैंड। सो जो ये मिडल टाइम पीरियड था, मिडल इंग्लिश लिटरेचर थी, इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हलचल थी ड्यू टू द रेन ऑफ डिफरेंट किंग्स, रिलीजियस हलचल थी, क्योंकि बाइबल को कन्वर्ट किया जा रहा था, बाइबल को एक मेन सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी बनाया जा रहा था, एंड काफ़ी सारे जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स सामने आ रही थी, एंड इंडस्ट्रियल डिसकंटेंटमेंट थी, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। सो अब देखते हैं क्या लिटरेरी सिग्निफिकेंस थी, यानी जो भी लिटरेचर पोस्ट चौसेरियन पीरियड में डेवलप हुई, उस लिटरेचर का क्या फ़ायदा था। इट एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन इंग्लिश लिटरेचर एंड मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो लिटरेचर थी पोस्ट चौसेरियन पीरियड की, इसने एक्ट किया एज अ ब्रिज, ब्रिज का काम किया किसके बीच में, मिडल इंग्लिश के बीच में और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में। मिडल इंग्लिश बेटा और मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक होती है, 1500 से लेके टिल टुडे मॉडर्न इंग्लिश कंसीडर होती है, एंड मिडल इंग्लिश कहाँ से कंसीडर होती है, 1066 टिल 1500 इज कॉल्ड मिडल इंग्लिश। सो मिडल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश के बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, इट एक्टेड एज अ ब्रिज, पोस्ट चौसेरियन पीरियड ने काम किया। केप्ट लिटरेचर अलाइव एंड स्प्रेड थ्रू प्रिंटिंग, इसने लिटरेचर को अलाइव रखा, यानी प्रिजर्व करने में हेल्प की, रख रखाव में हेल्प हुई। कैसे, क्योंकि जब प्रिंट में आने लगी चीज़ें थ्रू द प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिजर्व करना बहुत इजी हो गया। द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉडर्न मेडिवियल टू मॉडर्न लिटरेचर ओपन द गेट फॉर मॉडर्न इंग्लिश। अब ट्रांजिशन हुआ था मेडिवियल इंग्लिश से किसकी तरफ जा रहे थे, मॉडर्न इंग्लिश की तरफ। सो इट ओपन द गेट फॉर मॉडर्न इंग्लिश। मेडिवल लिटरेचर से मॉडर्न लिटरेचर आ गई, तो इंग्लिश भी मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर द रीनेसा, इसने रीनेसा के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया इस लिटरेचर ने, चौसेरियन लिटरेचर ने, क्योंकि इस समय लिटरेचर, इस समय रीनेसा जो है वो बिगेन हो चुका था, शुरुआत हो गई थी, रिवाइवल हो चुका था, किसका, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर हो गया था। बट आगे जाके फ्लरिशिंग हुई किसकी, रिनेसा की। कौन से टाइम पीरियड में, जब 1500 का टाइम पीरियड आता है 1500 का, तब ये रिनेसा फ्लरिश करता है। सो इट प्रिपेयर्ड अ ग्राउंड फॉर रिनेसा फ्लरिशिंग। द इटालियन रिनेसा स्पिरिट, इस समय थोड़ी सी इटालियन रिनेसा की स्पिरिट भी देखी जाती है, एंड दिस बिगेन टू रीच इंग्लैंड थ्रू द चौसर्स फॉलोअर्स। और ये इंग्लैंड तक कैसे पहुंचती है रिनेसा की इटालियन स्पिरिट, थ्रू द चौसर्स फॉलोअर्स। जो चौसर के फॉलोअर्स थे,
अब चौसर कैसे इटालियन से कनेक्टेड थे? चौसर इटली गए थे, वहाँ उन्होंने दांते, पेट्रार्क और बोकेसियो के वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, और यहाँ इंग्लैंड आके जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सिखाया, वही उनके फॉलोअर्स ने इटालियन यानी इटालियन रिनेसा को भी उनके फॉलोअर्स ने स्प्रेड किया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लास्ट में हम एक बार रिकैप करते हैं। किसका रिकैप करते हैं? टाइम पीरियड का। ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड 450 टू 1066, जिसमें क्या होता है? जिसमें एंग्लो सेक्शंस आते हैं, एंग्लो सेक्शंस का टाइम पीरियड होता है। मिडल इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक होती है? 1066 टू 1500, यानी कि कौन सा टाइम पीरियड होता है? एंग्लो नॉर्मन्स का, और नॉर्मन्स के बाद बीच में कौन आते हैं? 1340 में चौसर। देन पोस्ट चौसेरियन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? 1400 टू 1500 कहलाता है पोस्ट चौसेरियन पीरियड। एंड मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम 1500 टिल टुडे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमलाइन। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज बेटा रोमन्स लेके आए थे, रोमन्स। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज लेके आए थे एंग्लो सैक्सन पीपल, and then Old Norse was introduced by Vikings, and French language by France people, that is the Normans, नॉर्मेंडी से जो आए थे, और इन सब का ब्लेंड करके हमारी इंग्लिश बनती है, विच इज़ अ कंपोजिट लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ प्योर लैंग्वेज। सो this is all for today. You can contact us, you can connect with us on YouTube A1 English 360 degree.